नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। देखिएगा, प्राची मैम हमारे साथ हैं और इनका परिचय देने की तो मुझे आप लोगों को आवश्यकता है नहीं। ऑलरेडी हमारे टारगेट फॉर आईक्यू परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। पिछले लगभग 1.5 या 2 साल से मैम हमारे साथ हैं और अभी आप लोगों ने देखा है 31st बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा का जो रिजल्ट आया है उसमें प्राची मैम ने मतलब टीचिंग के साथ, यानी हमारे साथ ही एज ए टीचर के रूप में यहाँ पर एसोसिएट थी और उसके साथ इन्होंने अंडर 50 यानी 49 रैंक जो है इन्होंने हासिल करी है। सबसे पहले मैं टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से सत्येंद्र सिंह मैम को, प्राची मैम को और उनके पिताजी हमारे साथ हैं सर, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ और पूरी टीम की तरफ से इन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ अगले आने वाले भविष्य के लिए। और ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पल है और एक ऐतिहासिक पल भी इसलिए भी है कि इस बार हमारे काफ़ी सारे सिलेक्शन हुए, आप लोगों को पता है। लेकिन प्राची मैम की स्टोरी और उनके पिताजी का संघर्ष, उनकी कहानी हम लोग जानेंगे उन्हीं के द्वारा और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे कि एक व्यक्ति जो गांव से निकलकर शहर में आया और शहर में निकलकर अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए किस तरीके से सेक्रीफाई किया। और प्राची मैम के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये ऑलरेडी अपने एकेडमिक कैरियर को आप लोगों से शेयर करेंगी। जीएस में, लॉ में क्या क्या इनकी रणनीति रही है। तो सबसे पहले हम लोग प्राची मैम को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे पास आई हैं और ये मेरे स्पेशली यहाँ हमारे घर हमसे मिलने आए हैं पटना से। ये मोमेंट मेरे लिए बड़ा प्राउड का मोमेंट रहा अब तक का। और दूसरा कि इनके पिताजी इन्हें लेके आए हैं, तो मतलब ये भी हमारे लिए एक भावनात्मक पल है और इन चीज़ों से हम लोग सीखेंगे और आगे भी बढ़ेंगे और इन सर जी से हम लोग इस चीज़ का आशीर्वाद भी लेंगे। तो प्राची जी, आप ये बताइएगा, सबसे पहले अपना एक बेसिक इंट्रो आप लिख दीजिए। ऑलरेडी आप लोग इनके माइनर एक्ट की, बिहार सिविल जज की बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे, तो इतना इंट्रो नहीं, फिर भी आप एक बेसिक इंट्रो दीजिएगा, फिर स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को जानेंगे। थैंक यू। मैं जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और टारगेट फॉर आईक्यू के कारण मुझे बहुत सारे लोग जान चुके हैं, तो वो ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। कहीं पे भी मैं जाती हूँ या कहीं से बात करती हूँ। इनफैक्ट जब मैं मेंस का सर एग्ज़ाम लिखने गई थी तो वहाँ पे भी मुझे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स आके मिले थे जिन्होंने मुझे बोला कि मैम आपकी वीडियोस हमेशा हम फॉलो करते हैं, एविडेंस लॉ की वीडियोस को देखते हैं। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा। तो मेरी प्राथमिक शिक्षा जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट से हुई थी। तो पटना स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर। और मैं बताऊं कि मेरी माता जी जो है वो वहाँ पे शिक्षिका हैं। तो वहाँ का जो एक इन्वायरमेंट था हमेशा ही काफ़ी डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट, और चीज़ों को किस तरीके से बारीकी से समझना है, पढ़ना है, इन सब चीज़ों का जो एक बेस होता है वो आर्मी पब्लिक स्कूल से मिला। उसके बाद 12वीं के बाद मैं आईएलएस लॉ कॉलेज पुणे से लॉ का कोर्स किया मैंने। बीए एलएलबी 5 वर्ष की ये कोर्स थी। वहाँ पे भी जो है एडमिशन 12th के बेसिस पे ही सर हुआ था उस समय। अच्छा, मेरिट बेसिस पे एडमिशन हुआ था। और 12वीं कक्षा में भगवान की दया से मुझे 97% अंक भी प्राप्त हुए थे। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन हुआ था आईएलएस लॉ कॉलेज पुणे में। वहाँ पे पढ़ाई किया और शुरू से ही मेरा यही फोकस था कि मुझे जुडिशियल सर्विसेज में जाना है। और क्योंकि होम स्टेट बिहार था तो हमेशा से ही प्रायोरिटी जो है वो बिहार जुडिशियल सर्विसेज था। तो अच्छा, ये आपको अपनी रैंक आपकी 49 आई है, तो आपको कैसा लग रहा है? और मैं सर से पूछना चाहूँगा, आपके पिताजी जी से, कि सर आपको जब रिजल्ट आया तो आपका सबसे पहला मोमेंट, एक बाप का एक बेटी के लिए उसकी सफलता के लिए आपका पहला रिएक्शन क्या था? ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि न्यायिक सेवा में हमारे परिवार में कोई सदस्य पहले से थे नहीं जी। और प्राची जब से 12th पास की थी, इसका फोकस था सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में इसका एडमिशन के लिए आया था। ग्रेजुएशन में हमारे अगल बगल इनके स्कूल के टीचर भी, बहुत सारे लोग बोले कि सेंट स्टीफेंस में पढ़ना भी बहुत बड़ी बात है, इनका एडमिशन आप वहीं करा दें और यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करेंगे, इनका फ्यूचर यूपीएससी रहेगा। हाँ जी। लेकिन प्राची एकदम फोकस थी कि हमको लॉ ही करना है। ये पहले से एकदम 9th क्लास से ही मेरे को बोलती थी कि पापा हम लॉ ही करेंगे। तो उस स्थिति में हम भी क्यों जबरदस्ती करेंगे जब बच्चे का फोकस विजन बिल्कुल क्लियर, विजन क्लियर है। विजन क्लियर था। आपका जैसे रिजल्ट आया तो आप कहाँ थे, क्या रिएक्शन था? तो ये हमको दिखा कि यदि किसी बच्चे का विजन बहुत पहले से यदि क्लियर हो
और वो उस मुकाम तक पहुंच जाए, तो उस स्टूडेंट के लिए भी और उसके बाप के लिए भी, जी उसके परिवार वालों के लिए भी एक उसको हम मुंह से बयां नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इन्होंने क्या किया नहीं किया। सो हम इतने खुश हुए, थोड़ा सा प्राची तो डिसअपॉइंटेड हुई जी। कि पापा मेरा 49th रैंक है। हमने कि 49th रैंक के नहीं जी। है, अभी मंजिल बहुत आगे तक जाना है। आपका सिलेक्शन हो गया, आप उस पंक्ति में जाकर के बैठ गए जी जहाँ एक एलिट क्लास की पंक्ति होती है, बिल्कुल। उस पंक्ति के आप मेंबर बन गए। अच्छा अब जी जी। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि 9वीं क्लास से मैम का पहले से हो गया, तो मैम ऐसा क्या आया कि वाई बिकम यू जज कि आपको जज ही बनना है उस टाइम पे? 9th क्लास में ऐसा क्या हुआ था, या फिर जब आपके मन में आया तो क्यों आया, मतलब उसके पीछे की कोई वजह बताएंगे आप? सर इसमें एक्चुअली काफ़ी सारी वजह थी। सबसे मुख्य वजह तो मुझे ऐसा लगा था एक पॉइंट पे, जब हमने पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स शुरू किए थे। मुझे शुरू से ही सोशल साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, तो पॉलिटिकल साइंस में हम बात करते थे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की, बात करते थे फंडामेंटल राइट्स की। तो काफ़ी मुझे ऐसा लगता था कि इन चीज़ों को पढ़ना तो एक जैसे, लेकिन एक पॉइंट पे अगर उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिल जाए, अगर इस चीज़ को इंटरप्रेट करने का मौका मिल जाए, तो ये बहुत ही सौभाग्य वाली बात होगी। तो जी। उसी समय से मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जस्टिस देना है और एक्चुअली न्यायिक सेवा में काम जाना है। चलिए, बहुत वेरी गुड है, हम सबके लिए एक प्राउड मोमेंट है। अच्छा प्राची जी, आप जितने भी साथी आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। आप स्टेप बाय अभी फिर सर की बात भी सुनेंगे, पूरी कहानी को डिटेल में जानेंगे सब लोग। आप लोग प्लीज़ देखते रहिए, और एक एक क्वेश्चंस आप लोग कमेंट बॉक्स में ही देखिए, क्योंकि प्राची मैम भी जान ही रही हैं, जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती हम इनके पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं। तो बाद में सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई आपको हमारे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे भी मिल जाएंगे। सबसे पहले आप बताइए कि आपने बिहार की जो न्यायिक सेवा परीक्षा थी, इसका विजन कैसे बनाया, यानी मैं कहूँ तो हाउ टू क्रैक, आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझाइए। सर 2014 से 2019 बैच में मैंने लॉ किया, BA किया। जी। उसके बाद क्लैट का एग्ज़ाम से मैं NUJS कोलकाता से LLM कर रही जी। थी। 2020 में ही वैकेंसी आई, उस जी। समय मैं LLM कर ही रही थी। जी। तो उस समय एक मेरे लिए सौभाग्य वाली बात थी कि मुझे एक समय मिल गया था, कोविड का टाइम था। जी। तो मैंने उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए एकदम से सारा चीज़ को साइड करके मैंने काम में मैं लग गई। मेरी दिनचर्या ये होती थी कि मैंने ये देखा कि ये किया कि जितनी भी तरह की MCQs थे, जो भी बुक्स थे, मैंने हज़ार MCQs लगाए। मतलब एक दिन एक दिन में मैं 500 MCQ लगाती थी। तो लॉ के 300 किए, 200 GK किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा आप बेयर एक्ट के ऊपर फोकस करते हुए MCQ सॉल्व करते हो, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स के लिए आप कहना चाहती हैं कि बेयर एक्ट और आपका ज़्यादा से ज़्यादा MCQ आप लोग सॉल्व करें। और तब मुझे टारगेट फॉर IQ भी मिला था, जिससे मैंने टेस्ट सीरीज लिया था। एज अ स्टूडेंट मैं आपका टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। प्राची मैम हमारे पास एज ए स्टूडेंट आई थी पहले, तो फिर बाद में एज ए हमारे परिवार का सदस्य ही बनी। हालांकि सब परिवार के सदस्य ही हैं, तो ऐसे तो पता नहीं होता है कि कौन किसकी क्या जर्नी है। तो फिर अच्छे टेस्ट सीरीज से आपको क्या बेनिफिट मिला जो आपने ज्वाइन करी, या फिर MCQs आपने लगाए? सर टेस्ट सीरीज से मुझे ये समझ में आया कि मैं कितने पानी में हूँ और मुझे किस किस चीज़ों पे अभी फोकस करने की ज़रूरत है। मैं आपको ट्रस्टफुली बता दूँ कि शुरू से ही मेरा GK GS जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट कभी नहीं रहा है। आई वॉज ऑलवेज श्योर कि मतलब अगर मैं लॉ में थोड़ा ज़्यादा स्कोर कर लूँ और जस्ट GK स्विम थ्रू कर जाऊँ तो शायद मेरी नैया पार लग जाए। बट देन टू बी वेरी फ्रैंक, जितने भी टेस्ट सीरीज़ थे टारगेट फॉर IQ के हो, या फिर और भी टेस्ट सीरीज़, या फिर मैं मैंने 3-4-5 जगहों का टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन किया। तो उसके हिसाब से भी मैं आपको आज कह सकती हूँ, मैं एज एन टीचर हूँ इसलिए प्रमोट नहीं कर रही हूँ सत्येंद्र सर को, बट देन वो टेस्ट सीरीज़ काफ़ी ही ज़्यादा फ्रूटफुल थे मेरे लिए। उसके बाद जब प्रीलिम्स का मैंने एग्ज़ाम दिया सर, तो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल कि आई हैव लाइक सिक्योर्ड अ डिसेंट स्कोर। तो मैं बहुत श्योर थी कि मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा। मतलब आप मेंस के लिए बिल्कुल तैयार थे? तैयार थी। अच्छा, आप हमें स्टेप बाय स्टेप कंसाइज वे में, प्रीलिम्स आपका हो गया, अब आपकी मेंस की क्या रणनीति? सर मेंस के लिए मैंने सबसे पहले आप सब्जेक्ट और ऑप्शन प्लीज बता दें तो और भी अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल।
मेरा सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए मेरे हिसाब से आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको किन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये आप बिल्कुल भी ना सोचें कि उस सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिलता है या फिर उन्होंने ये सब्जेक्ट लिया था इसलिए मुझे ये सब्जेक्ट लेना है। तो ये मेरी रणनीति नहीं थी। मैंने शुरू से ही मुझे पता था कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में आई वुड बी कंफर्टेबल। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट लॉ लिया था, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लिया था और कमर्शियल लॉ लिया था, क्योंकि कमर्शियल लॉ और कॉर्पोरेट लॉ में मेरी LLM डिग्री थी। तो मैं उस सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी क्योंकि 1 साल से मैंने वही पढ़ा था। तो उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की और इसमें बिहार जुडिशल सर्विसेज या इनफैक्ट आप कोई भी जुडिशरी में जाएं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो GK GS के हो या फिर आप लॉ के ही कंसिडर कर लो। तो मैंने ऐसा सारे जो 10 इयर्स के क्वेश्चंस थे उसको पहले मैंने सॉल्व किया, एज अ नोट्स बनाया। कॉलेज के दिनों से मैं वो नोट्स बनाती थी, मेरे जो खुद के नोट्स थे उसको मैंने सिंप्लीफाई करके और फिर मैंने नोट्स बनाया। बहुत फ़ायदा हुआ मुझे इस दौरान क्योंकि मैंने टारगेट फॉर IQ एज अ टीचर ज्वाइन कर लिया था। तो कुछ चीज़ें जो थी वो मेरे एकदम टिप्स पे थी, तो मुझे बैठ के कभी मगअप करने की ज़रूरत नहीं मिली। तो एज अ टीचिंग फैकल्टी भी मुझे ये बहुत बहुत श्योरिटी हुई कि बेयर एक्ट का लैंग्वेज याद करना हो या केस लॉज याद करना हो, क्योंकि मैं इतने वीडियोस बनाती थी, इतने लोगों को पढ़ाती थी कि वो चीज़ मेरे दिमाग और जहन में था। तो मेंस के लिए मुझे लगता है कि एक की पॉइंट जो है वो ये रहेगा कि आप कितना ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, 3 घंटे आप बैठ के कितना लिख पाते हो, क्योंकि स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जी। ये दोनों ही, लेजिबिलिटी एंड हैंड राइटिंग। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे टिप दे दूँ, आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि आप 34 पेज भरो, 40 पेज भरो, अच्छा होता है। बिहार जुडिशरी में पेज देख के मार्क्स मिलते हैं या कोई भी जुडिशरी में। मुझे टू बी वेरी फ्रैंक मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि आई एम दैट पर्सन जिसने 22 पेजेस 24 पेजेस भी मेंस में लिखे हैं। अच्छा। और बहुत ही कॉन्साइज वे में। अच्छा, ये मेंस में देखिएगा मैम ने ये सारी बातें बताई। एज ए जुडिशियल आप लोग सब जुडिशियल तैयारी कर रहे हो, टारगेट फॉर IQ हम लोग जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। अब देखिएगा जनरली क्या होता है कि आपने LLB करी, ऑब्वियसली सारे लॉ सब्जेक्ट पढ़े, एग्ज़ाम देना है कम्पिटिटिव यानी जुडिशियल एग्ज़ाम। तो सिलेबस में क्या है कि लॉ के साथ GS, हिंदी या लैंग्वेज, बल्कि लैंग्वेज का पेपर वहाँ पे क्वालिफाइंग होता है। तो आप एक सिलेक्शन में GK GS की क्या भूमिका है, क्या रिलेवेंस है, आप उसकी समझती है? आप सब साथियों को प्लीज़ शेयर करिएगा। सर मुझे ऐसा लगता है कि GK GS बहुत ही रेलेवेंट रोल प्ले करता है। एंड मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो लॉ में बहुत अच्छे थे लेकिन वो मेंस क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि कहीं ना कहीं वो GK GS में लैक कर रहे थे। तो सत्येंद्र सर से मुझे ये टिप्स बहुत अच्छी मिली थी और इनफैक्ट मैं उनको अपनी आंसर्स भी कई बार फॉरवर्ड करती थी। तो वो ये कहते हैं हमेशा कि GK GS को करंट अफेयर्स के साथ जोड़ के पढ़ें। ये काफ़ी सारे वीडियोस में भी आपने देखा होगा। और आपका जो आंसर है वो एक स्टैंड अपार्ट आंसर होता है बिकॉज आप रेलेवेंट उसको कर देते हो करंट अफेयर्स के साथ जोड़ के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि 250 मार्क्स अगर आप मेंस का मार्किंग स्कीम देखें तो 100 मार्क्स फॉर GS एंड 150 मार्क्स फॉर GK बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है कि 150 मार्क्स में लोग 100+ स्कोर करते हैं GK में और बहुत कन्वीनियंटली स्कोर करते हैं, मुझे लगता है ऐसा। और अगर आप GS अच्छे से पढ़ें तो आप 60+ भी स्कोर कर सकते हैं। तो वहाँ से आप एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में, विन विन सिचुएशन में आप आ जाते हैं अगर आपका GK GS क्योंकि बिहार जैसे एग्जाम में हमने देखा है कि 250 मार्क्स का मेंस में दोनों का पेपर हो गया भाई, 150 का आपका GK का हो गया, 100 का जनरल साइंस, और ऑलमोस्ट मेरिट जो जा रही है वो 550 अप्रोक्स जो मेरिट गई है। यानी आप देखें तो और एक्यूरेसी ज़्यादा मार्क्स लेने की तो GK GS वाले पेपर में ज़्यादा है क्योंकि मेंस जो होता है आप लोगों का वन लाइनर सब्जेक्टिव है और वन लाइनर है, इतना थ्योरेटिकल उसको नहीं लिखना होता। तो GK GS की रिलेवेंसी इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जैसे मैंने बताया कि करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर से आप जितनी घटनाओं को रिलेट करेंगे, मान लीजिएगा कोई लॉ का क्वेश्चन भी है, करंट अफेयर का नोट डाल के आप लोग डाल देंगे या फिर डायग्राम बना देंगे तो वो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज देगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग बताते थे अपने इसमें। चलिए मैम आगे आप मुझे बताइएगा कि फिर जैसे मेंस हुआ, मेंस की तैयारी के दौरान आपने क्या क्या रणनीति अपनाई वो आपने बताई दी है। तो फिर मेंस के बाद आपको क्या क्या दिक्कतें आई, किस तरह की, क्योंकि काफ़ी वैकेंसी अप एंड डाउन हुआ, फिर इंटरव्यू का क्या रहा आपका?
सब मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज़ ये सिस्टम इस तरीके का है और तीन फेजेस हैं एग्ज़ाम के, तो तीसरा जो मैं सबसे बड़ा मूल मंत्र ये समझती हूँ कि आपको बहुत धैर्य भी रखने की ज़रूरत है, अपने मन को शांत रखने की ज़रूरत है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है कि आप वो कर सकते हैं, और कोई भी निगेटिविटी लाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेंस के बाद हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम वेट करने में गुजारना पड़ा। उस दौरान मैंने हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का भी एग्ज़ाम प्री दिया आपको था। बताना चाहूँगा कि प्राची मैम का अभी हरियाणा का इंटरव्यू दे के आई हैं, तो मैं तो इस पर से यही विशेष है कि उसमें भी हो जाए, हालांकि ये से ज्वाइन नहीं करेंगी। तो चलिए देखते हैं। अच्छा मैम, इंटरव्यू का क्या प्रिपरेशन रही कंसाइज वे में, और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे? सर इंटरव्यू के लिए सबसे पहले तैयारी का मैं बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया, और टारगेट फॉर आईक्यू इनफैक्ट उसमें भी मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आई वॉज़ वेरी वोकल, और मैं घंटों का क्लास लेती थी। कॉन्सेप्ट्स आप समझते हैं और कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, दोनों दो अलग अलग बातें हो जाती हैं। आपको पता है कि कोई एक कॉन्सेप्ट रेलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस क्या है, जब आप उसको एक्सप्लेन करते हैं इन वर्ड्स तो भी आपको पता है, लेकिन अब आप जो बोलते हैं तो उसमें आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करने लगता है। तो इस चीज़ के लिए आप जितना ज़्यादा मिरर के सामने बोलें या लोगों से आप अपना मॉक इंटरव्यूज़ लें, मॉक इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करवाया था टारगेट फॉर आईक्यू ने, और इनफैक्ट काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे अपना मॉक इंटरव्यूज़ देंगे, अपने आप को उतना एक्सप्रेस करेंगे, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आप उतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो। और ये आप एनालाइज कर सकते हो खुद ही कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ज़्यादा समय देगा, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देगा। सर के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि सर ने जो अपने इंटरव्यू कंडक्ट करवाए थे, मॉक इंटरव्यू जो कंडक्ट करवाए थे, उसमें बहुत से ऐसे जीके के क्वेश्चंस भी किए थे। तो मुझसे ऐसा पूछा गया था, एक क्वेश्चन था सर कि गंगा नदी जो है वो किस किस डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरती है। तो शायद अगर आपने वो क्वेश्चन मुझे नहीं कराया होता तो मैं वो इंटरव्यू में शायद फॉल्ट करती। जनरली मुझसे पूछा गया मेरे ऑप्शनल से रिलेटेड क्वेश्चन, लॉ ऑफ टॉर्ट से पूछा गया कि आप कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के बारे में बताइए। फिर रेस इस्पॉलोक्यूटर के कॉन्सेप्ट को एविडेंस एक्ट से किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, टॉर्ट लॉ में किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, और टॉर्ट के 3-4 क्वेश्चंस थे। उसके बाद उन्होंने मेरे एलएलएम सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था, तो उसके बारे में 2-3 क्वेश्चंस थे। डेजर्टेशन को एक्सप्लेन करने के लिए बोला। उसके बाद 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे जिसमें कि उन्होंने एक चीज़ तो ये पूछा कि मैम आप जो हैं वो दिख रहा है कि आप अलग अलग स्टेट से पढ़ के आए हो, तो आप बिहार के छोटे से डिस्ट्रिक्ट में कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाओगे। तो इसमें वो आपके ऑनेस्टी और आपके स्किल को देखना चाहते हैं कि आप कितने ऑनेस्ट हो चीज़ों को लेके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। फिर उन्होंने मेरे से इररेसिस्टिबल इम्पल्स के बारे में पूछा था कि इररेसिस्टिबल इम्पल्स जो है वो क्या ग्राउंड होता है डिफेंस का आईपीसी में। तो इस तरीके से कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस थे, कुछ इजी क्वेश्चंस भी थे। जी, आपके तो बहुत ऐसा सारे बच्चों का हमारा सवाल रहता है, आपके पास भी आए होंगे कि जैसे आईपीसी बिहार के सिलेबस में है नहीं, तो क्या इंटरव्यू का कोई निश्चित सिलेबस होता है या नहीं? आपके अकॉर्डिंग आपकी क्या राय है इसमें? सर मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू को आप एंकर कर सकते हो। आप जैसा अपना इंटरव्यू को चाहोगे वैसे अपने इंटरव्यू को मोल्ड कर सकते हो, क्योंकि वो आपके ही बातों पे क्वेश्चन पूछते हैं। कि जैसे कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप 2019 के बाद क्या कर रहे थे, और ये सारी जगह जहाँ पे भी मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिया था वो उन्होंने मुझे बताया था कि वो एलएलएम पे ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे, डिसर्टेशन पे ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे, आपके ऑप्शनल पे ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे, कभी कभी ऑप्शनल जो नहीं है उनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये पर्सनालिटी का टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको आनी ही चाहिए। आप करंट से कितने अपने आप को वाकिफ़ रखते हो। बिल्किस बानो का केस उस समय चल रहा था सर, काफ़ी सारे लोगों से बिल्किस बानो का जजमेंट के बारे में भी पूछा गया था। तो प्राची मैम, आप ये बताइए कि आपने प्रीलिम्स बताया, मेंस का बताया, इंटरव्यू का हो गया, फिर भी आप लोगों का 1-2 कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसका मैं ज़रूर रिप्लाई कराऊंगा मैम से। अच्छा मैम, आपकी इस जर्नी में आप रोल मॉडल किसको मानती हैं?
सर मैं मतलब ऐसा है कि रोल मॉडल हमेशा से मेरे फादर रहे हैं, बिकॉज ही इज़ एन इंस्पिरेशन। उन्होंने काफ़ी उनसे मुझे ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सीखने को मिलती है कि डाउनफॉल्स आर मेंट टू कम इन योर लाइफ, बट हाउ फर्म यू आर इन योर लाइफ इज डिटरमाइंड बाय योर ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। तो वो हमेशा ही मतलब ऐसे आप अगर आप अपने गोल के लिए बहुत निश्चित हैं और आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, तो आप किसी भी हाइट पे जा सकते हो। वेरी गुड। सर से मैं पूछूंगा, सर आपको जैसे अब आपकी बेटी यानी प्रिया मैम, प्राची मैम सॉरी, हमारे साथ बैठी हैं, तो आपको मतलब कैसा लग रहा है? मतलब क्या क्या कुछ आप बता सकते हैं बच्चों को? हम बहुत एज ए गार्जियन आप क्या क्या मैसेज दे एज सकते ए हैं? गार्जियन सबसे पहले तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ जी कि सतेंद्र सर का टारगेट फॉर IQ, कोविड काल में प्राची हमसे पूछी कि पापा हमको 900 रुपीज़ देना है, कोई ये चीट तो नहीं कर लेगा? हमको आज उस समय बहुत अच्छे तरीके से याद आ रही है। हम तब इनको हम यही बोले कि बेटा 900 रुपया कोई क्या चीट कर लेगा? यदि तुमको लगता है ऐसा था कि नहीं पापा, हम देख रहे हैं कि उससे हमको बहुत फ़ायदा हो सकता है, हम लिखा आप दे दो पैसा। और हम शुरू से ही प्राची यदि एक पेज भी पढ़ती थी किसी बुक का, यदि वो बोल दे कि पापा ये बुक हमको चाहिए, तो ज़रूर मैं ला के देता था। तो हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज सदन सर के साथ हम बैठे हैं, हम मेरठ आकर के बैठे हैं। तो ये सब चीज़ किसका देन है? ये सब चीज़ टारगेट फॉर IQ का देन है। देखिएगा, टारगेट फॉर IQ से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपका, मेरी अपनी निजी राय है, क्योंकि सब तरह के लोग होते हैं। आपकी सफलता में हर टीचर का, माता पिता का, भगवान का, हर उस व्यक्ति का जो उस बच्चे को एग्ज़ाम सेंटर पहुंचाने में मदद भी कर रहे हैं। मान लीजिएगा रिक्शा वाला भी, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब ये हम टू बी वेरी ऑनेस्ट कि सफलता में हम किसी एक व्यक्ति का श्रेय नहीं दे सकते, लेकिन कोई एक ऐसी बात सर से मैं पूछूंगा या मैम से भी, जो इन्हें लगी हो कि भाई अब मेरे को ये करना ही करना है। मतलब ऐसी कोई एक शब्द आपको जो आपकी लाइफ में आप रिलेट करते हो सर या मैम आप, कि वो एक शब्द ऐसा जो आप बच्चों को बताना चाहेंगे मोटिवेशन के तौर पर, कि कोई एक शब्द जिससे आप जुनून पैदा कर सकते हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हर किसी का अपना एक अलग स्ट्रगल होता है। हर किसी के लाइफ में कुछ उसके चाहने वाले होते हैं, कुछ निगेटिव लोग होते हैं। तो लोग क्या है, वो नकारात्मक विचार में पड़ जाते हैं और निगेटिव हो जाते हैं। मुझे हमेशा से लगता है कि वो लोग जो आपके बारे में क्रिटिसाइज़ करें, वो आपके सबसे अच्छे लोग हैं और उनको आप इंस्पिरेशन बना के और न्यूअर हाइट्स पे जा सकते हो। वेरी गुड। वो एक इंस्पिरेशन का काम है। अच्छा सर, मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ तो ऐसे गार्जियन बहुत सारे लोगों के, क्योंकि हम लोग नॉर्थ इंडिया में खासकर सब लोग मध्यम परिवारों के लोग हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, मैम भी उन्हीं में से एक है। तो क्या होता है कि कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, तो सर क्या होता है कि पेरेंट्स उस पर बहुत तरीके से हावी होने लगते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो कहीं ना कहीं बच्चे पर एक नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से आपने मॉनिटर किया मैम को, और आपका क्या है, और आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चों को किस तरीके का वो माहौल दे, एनवायरनमेंट दे? देखिए, मैं छोटी सी वाक्य आपको बता रहा हूँ। पेरेंट्स को ये पता होता है कि मेरे बच्चे का रुझान किस तरफ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सोसाइटी के दबाव में पेरेंट्स बोलेगा, जैसे देखिए हम लोग के समय से ही हुआ करता था कि 10th करने के बाद में साइंस पढ़ना बड़ा गर्व की बात होती है। +2 में कि बच्चा जब भी पढ़ेगा तो साइंस पढ़ेगा, आर्ट्स नहीं पढ़ेगा। ये प्राची के साथ भी हुआ था। PCM प्राची जब 10th में स्कूल टॉपर हुई, उस समय सारे टीचर जब भी बोली कि पापा हम आर्ट्स पढ़ेंगे, हम ह्यूमैनिटीज पढ़ेंगे, हमको भी शौक लगा, इनके सारे टीचर को शौक लगा, ह्यूमैनिटीज पढ़ेगी, इतना ब्राइट स्टूडेंट, तुम ऐसे पढ़ो, लेकिन नहीं, ये एकदम फोकस थी कि पापा हमको लॉ करना है, और लॉ में मेरा मैथ्स और फिजिक्स बहुत काम नहीं आएगा। और उस समय एज ए गार्जियन थोड़ा तकलीफ तो हुआ हमको भी, लेकिन हम इतना ब्रॉड जरूर थे कि यदि बच्चा का रुझान जिस तरफ है उसको जाने दीजिए। यदि बच्चा आपका यदि खेलने में बहुत अच्छा कर रहा है ना, तो एज ए गार्जियन मैं ये चीज़ बोलूँगा बार बार कि उसको खेलने की तरफ प्रेरित करें। जबरदस्ती उसको इधर मत लाएं कि नहीं तुम इस काम को मत करो। बिल्कुल सही बात। ये प्रेशर नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। कोई और आप बच्चों को या उनके पेरेंट्स को, उम्मीद है कि वो लेक्चर आप लोग काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं,
कोई ऐसा हम मैसेज? पेरेंट्स को एक चीज़ बोलना चाहेंगे, सारे पेरेंट्स को, बच्चों के ऊपर कभी दबाव नहीं डालें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमेशा ऑनेस्ट बनने के लिए सिखलाएं। यदि सफलता थोड़ा देर में भी मिलती है तो घबराना नहीं है, सफलता मिलेगी। बिल्कुल। और किसी और का सुन करके कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है, वहाँ गड़बड़ हो रहा है, लाख गड़बड़ हो रहा है, लेकिन फिर भी यदि आप ऑनेस्ट हो तो सफल हो। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई सर जी ने। अच्छा मैम, ये आपसे एक क्वेश्चन और मैं कर लेता हूँ। ये बहुत सारे बच्चों का ही रहता है कि जैसे लॉ के नोट्स बना के पढ़ें या बेयर एक्ट पढ़ें, या फिर आप कहें तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लॉ की तैयारी आपने कैसे करी है, किसकी हेल्प से करी, किन का रोल मॉडल है आपकी लाइफ लॉ के लिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि लॉ के प्रिपरेशन के लिए आप कोई भी एक जो किताब है, टेक्स्ट बुक है, जो आपका रिनोन्ड टेक्स्ट बुक, मतलब ऐसी बात नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत आप चाहे तो मोटी कुछ पुस्तक, किताबें या कुछ जी टिप्स बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आप कोई बहुत मोटी पुस्तक आप लेके मत बैठें, बट आप एक टेक्स्ट बुक लें और उसको बेयर एक्ट के साथ पढ़ें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ते हो तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन आप टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद जब बेयर एक्ट पढ़ते हो तो आपको चीज़ें और क्लियरली समझ में आती हैं। तो जो लोग लॉ को पहली बार पढ़ रहे हैं, और या तो जो लोग कॉलेज में उतने अच्छे से तरीके से नहीं पढ़े थे, तो मैं उनके लिए सजेस्ट करूँगी कि वो टेक्स्ट बुक को ज़रूर पढ़ें और कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश ना करें। क्योंकि कोई भी नोट्स किसी का या किसी का बनाया हुआ कोई चीज़ कभी कोई हेल्प नहीं करता है जब तक आपने खुद ने उसको नोट्स के रूप में नहीं बनाया हो। तो मैं बताऊं कि लॉ की तैयारी मैंने खुद से ही की है, अपने खुद के नोट्स ही बनाए हैं, और मुझे जितना समझ था, जितनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्योंकि वो बुक्स पढ़ने से जो आई, उन्हीं के थ्रू इतने सारे मुझे चाहने वाले स्टूडेंट्स भी मिले जिनके कॉन्सेप्ट्स को शायद मैं क्लियर कर पाई हूँ। तो यही मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बुक पढ़ें, बुक के बाद फिर बेयर एक्ट पे आएँ, और फिर करंट अफेयर्स को करंट जो आपके लेटेस्ट जजमेंट्स हैं उनको उसके साथ जोड़ के पढ़ें, तो वो एक बेस्ट आंसर बनता है। तो प्राची मैम, ये लास्ट क्वेश्चन है बस आपसे कि जुडिशरी में लॉ के बारे में मैम ने आपको बताया, जीके जीएस में कोई बुक्स तो ऐसे अवेलेबल नहीं है, पर्सनली आप लोग सब जानते हैं। तो जीके जीएस को फाइनली आप एक बार एग्ज़ाम के सिलेक्शन के नज़रिए से किस तरीके से देखती हैं? सर मुझे ऐसा लगता है कि लूसेंट एक अच्छा बुक है, बट उसमें लूसेंट को भी तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज कई सारे लोग ऐसे हैं जो लूसेंट को पढ़ने में ऊब जाते हैं या फिर उनको मेमोराइजिंग प्रॉब्लम होता है। तो आप ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो उसको याद करने का, या फिर उसमें आप अपना बना सकते हैं। छोटे तरीके से शुरुआत करना, अगर आपके पास समय है तो आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, बिकॉज एनसीईआरटी इज़ द की। बहुत सारे, जैसे आपको ज्योग्राफी के 8th 9th 10th के एनसीईआरटी हैं, 9th 10th 11th 12th के आपके हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स हैं। अगर आप उसको लूसेंट के साथ पढ़ते हैं तो बहुत फ़ायदा करता है। प्लस ऑब्वियसली आपके पास्ट ईयर पेपर वो सॉल्यूशन, और जो हमारे टारगेट फॉर आईक्यू के जो टेस्ट सीरीज है, डेफिनेटली मेंस वाले, उनका कुछ फायदा हुआ था नहीं हुआ? सर करंट अफेयर्स को लेके जितने क्वेश्चंस थे लगभग, मैंने तो आपको एग्जाम हॉल से निकलने के बाद ही सबसे पहला कॉल मैंने सत्येंद्र सर को ही लगाया था, जीके से निकलने के बाद। तो साथियों, ये था प्राची मैम से एक मुलाकात, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी। सबसे पहले और लास्ट में मैं फिर भी सर यहाँ पर आए हैं उनको धन्यवाद कहूँगा, पूरी टारगेट फॉर आईक्यू की टीम से की तरफ से, और मैम को भी धन्यवाद करेंगे। साथ में भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे। ऑल्दो मैम अपने आप में एक स्पेशल हैं हमारे लिए और टॉपर्स रह चुकी हैं अपने एकेडमिक कैरियर में भी। एक लास्ट क्वेश्चन है जाते जाते आप लोगों से, वो हम सर से ही करेंगे कि सर अंतिम कोई एक मैसेज जो बच्चों को आप देना चाहिए, कोई एक ऐसा बात या कोई ऐसी पार्ट लाइफ का जो आप शेयर करना चाहते हैं। प्राची मैम आप भी। जी सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के अंदर एक ऐसा टारगेट जरूर होना चाहिए अपने लाइफ के लिए कि हमें करना क्या है। 10th या 12th के बाद एक टारगेट होना चाहिए कि हमें करना क्या है, और जब टारगेट है तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से डेविएट नहीं होना है, थोड़ा उसमें समय दीजिए। यदि आप समय देंगे निश्चित ही आपको टारगेट पूरा होगा। बिल्कुल भाई, देखो समय के साथ ही सब चीज़ें होती, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, समय के अनुरूप ही मिलेंगी, लेकिन ये सत्य है कि मेहनत अगर कर दें, ईमानदारी करेंगे तो डेफिनेटली वो उसी रूप में, रिवार्ड के रूप में
वापस आएगा यार, ठीक है। और उसके बाद मैं एक और चीज़ बस लास्ट एक ये Sure. लाइन कहना चाहूँगी कि आपको रुकना नहीं है। जब मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं क्या करूँ, इतना डिले हो रहा है, तो मैंने टारगेट फॉर आईक्यू एज अ फैकल्टी ज्वाइन किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको भी फैकल्टी एज अ फैकल्टी कहीं ज्वाइन करना चाहिए, बट मैं ये कह रही हूँ कि आपकी लाइफ चलती रहनी चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप कुछ कहीं स्टॉप हो रहा है, कहीं ब्रेकेज हो रहा है, तो आप अपनी पढ़ाई की जर्नी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। शायद आप एक रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, शायद आप अपने आप को कुछ सोल्यूशन कर सकते हैं। कुछ जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, आप एकदम बहुत कन्फाइंड होकर अपने आप को नहीं रख सकते। बहुत से ऐसे लोग बोलेंगे कि नहीं, बिहार का आ रहा है तो सिर्फ बिहार देना चाहिए, बाकी और स्टेट नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप अपने आप को हर तरीके से एक्सप्लोर करो, क्योंकि आपके पर्सनालिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जानना कि आपको एक्चुअली करना क्या है। वेरी गुड। तो मैम ने काफ़ी सारी बातें आप लोगों को बता दी होंगी। काफ़ी लंबा ये हमारा इंटरव्यू हो चुका है, और भी बहुत सारी बातें आप लोगों से होती रहेंगी। ज़रूर मैम आपसे रूबरू होती रहेंगी बीच बीच में। और इस लेक्चर को हम लोग यानी इस इंटरव्यू को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सर आए हैं, उनको धन्यवाद करेंगे, और मैम को भी मैं धन्यवाद करूँगा कि यहाँ पर आए, अपना समय दिया और बहुत सारी बातें हमसे करी। थैंक यू।